हेलो, वेलकम टू एडवाइजर। आज हम लोग इवोल्यूशन ऑफ लाइफ के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच इज द ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ? धरती पे सबसे पुराना ऑर्गेनिज्म कौन सा है? तो सबसे पुराना ऑर्गेनिज्म है ब्लू ग्रीन एल्गी। और ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, इसको हम लोग साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनोबैक्टीरिया। अब ये जो साइनोबैक्टीरिया है, ये नॉर्मली जैसे फोटोसिंथेसिस होता है ना, तो ब्लू ग्रीन एल्गी, ऑल्दो ये तो प्रोकैरियोट है, ठीक है, लेकिन प्रोकैरियोट होते हुए भी ये जो है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो फोटोसिंथेसिस करती है। किसका यूज करके? सनलाइट और वाटर। सनलाइट प्लस वाटर का यूज करते हुए ये जो है फूड बनाती है, खाना बनाती है, जिससे ऑक्सीजन जो है वो इससे रिलीज होता है। और यही जो ऑक्सीजन है धीरे धीरे एनवायरमेंट में आता चला गया। धीरे धीरे जो है उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स भी ग्रो करते चले गए, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का आंसर हुआ ब्लू ग्रीन एल्गी। बाकी जितने भी उसके बाद ही आए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अकॉर्डिंग टू रीसेंट प्रूफ द लाइफ ऑन अर्थ इमर्ज्ड अप्रोक्सीमेटली। तो धरती का पहले हम एज जाने, तो एज ऑफ अर्थ क्या है? एज ऑफ अर्थ है अप्रोक्सीमेटली 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, और अगर हम कहें कि लाइफ ऑन अर्थ, अर्थ पे लाइफ जो है वो कब ओरिजिनेट हुई, तो अप्रोक्सीमेटली 3.8 बिलियन ईयर्स अगो पहले लाइफ की अर्थ पे लाइफ जो है वो ओरिजिनेट हो गई थी। यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, तो हम जो है 2 बिलियन ईयर्स अगो के पे चलेंगे। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन। नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है बेसिकली, वो पहले समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है 4 लोग रहते थे, ठीक है, 4 लोग रहते थे इस तरीके से, या 5 लोग मान लीजिए। और क्या हुआ, किसी वजह से कोई इस ये धरती जो है वो टूट गई। मान लीजिए जिस जगह पे रह रहे हैं वहां पे कोई सुनामी आ गई, या किसी तरीके से कोई किसी वजह से कोई डिस्ट्रक्शन हो गया। ठीक है, किसी वजह से कुछ डिस्ट्रक्शन होने का मतलब है नेचर ने सेलेक्ट नहीं किया। ठीक है, मान लीजिए नेचर ने इसको सेलेक्ट नहीं किया। ठीक है, तो अगर एक को सेलेक्ट नहीं कर रहा है नेचर, ठीक है, तो यानी कि बाकी सबको सेलेक्ट करेगा। ठीक है, तो जिसको सेलेक्ट किया है वो उनका बहुत तेजी से, यानी कि जितने भी हैं ये बहुत तेजी से प्रोडक्शन इनका चालू हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम लोग कह रहे हैं ओवर प्रोडक्शन। तो बेसिकली देखिए यहाँ पे 5 लोग एक साथ रहते थे, तो वो अपनी एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल भी कर रहे थे। ठीक, यानी कि एक-दूसरे से लड़ाई भी कर रहे हैं, इनको रिसोर्स भी चाहिए, इनको खाना भी चाहिए, इनको रहना भी है उस जगह पे। तो इन सारी चीज़ों के लिए ये, अगर मान लीजिए बीच वाले बंदे की बात करूँ, ये इन बाकी बगल-बगल के चारों लोगों से ये लड़ रहा है, ठीक है? रहने के लिए, ठीक? लड़ रहा है, इसलिए इसमें जो है अडैप्टेबिलिटी भी उस जगह के लिए जल्दी आ जाती है। तो और जैसे जैसे ही नेचर उसको सेलेक्ट करता है, उसका प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है। तो ओवर प्रोडक्शन हो गया, या स्ट्रगल कर रहा है अपने एक्जिस्टेंस के लिए या वेरिएशंस के लिए, या वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जिसने अडेप्टेबिलिटी अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट किया। ठीक है, जिसके अंदर हमारे वातावरण से अडेप्टेशंस आ गया, उनके जैसा अडेप्टेशंस आ गए, तो वो सब जो है ग्रो करने लगते हैं काफी तेजी से। तो ये तीनों ही चीजें जो हैं वो आपके नेचुरल सिलेक्शन में डार्विन द्वारा बताई गई है। ठीक है, ओवर प्रोडक्शन भी, स्ट्रगल फॉर एक्जिस्टेंस एंड वेरिएशन, और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब सिंपल से ये है कि जो एनवायरनमेंट के लिए, जो इस वातावरण के लिए फिट है, वो ही आगे सर्वाइव करेगा। जो फिट नहीं है वो उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, और जो सर्वाइव करेगा ना, उसको बाकियों से स्ट्रगल भी करना है और अपना प्रोडक्शन भी बढ़ाना है। ठीक है, ये सारी चीजें नेचुरल सिलेक्शन में आती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रोपाउंडेड थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन? मतलब क्या है कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो है वो दिया किसने है? ठीक है, तो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, अभी नेचुरल सिलेक्शन की बात हुई थी, वो भी जो है वो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में ही आता है। ठीक है, यानी कि एवोल्यूशन की थ्योरी है। तो डार्विन का नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, वो क्या है? थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। तो यहाँ पे आपका डार्विन जो है वो आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे बाकी जो दिए हैं, जैसे वेलेस, डार्विन के साथ वेलेस ने भी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया था, लेकिन होल सोल क्रेडिट जो है वो डार्विन को ही जाता है, क्योंकि उन्होंने सही मौके पे एक बुक लिखी थी 1859 में। इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ठीक है, और इसी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ये जो बुक का नाम है, इनकी बुक का नाम है, टाइटल है ये। तो इस ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में इन्होंने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को बता रखा है। ठीक है, तो इन्होंने बेसिकली क्या हुआ, वेलेस ने भी वही चीज की डिस्कवरी की, लेकिन दुनिया को पहले किसने बताया? डार्विन ने। तो इस तरीके से जो है उनको पूरा का पूरा क्रेडिट दिया जाता है। हक्सले और स्पेंसर का यहाँ कुछ लेना देना नहीं है। स्पेंसर ने
जो है वो डार्विनिज्म का ही दिया था, सोशल डार्विनिज्म दिया था स्पेंसर ने, सोशल डार्विनिज्म। और जो दूसरे हैं आपके हक्सले, इन्होंने जो है नियो टेक्सोनॉमी, नियो टेक्सोनॉमी दिया है, और इन्होंने ही एक टर्म भी दिया है, एक टर्म है जिसका नाम है न्यू सिस्टमैटिक्स। न्यू सिस्टमैटिक्स भी इन्होंने दिया है। अगर पेपर थोड़ा सा हार्ड हुआ तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, अदरवाइज नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हु एक्सप्लेन्ड फर्स्ट द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। सबसे पहले लाइफ का जो इवोल्यूशन हुआ है उसको एक्सप्लेन किसने किया? तो उसको एक्सप्लेन किया था हमारे लेमार्क साहब ने। पूरा नाम है इनका जीन बैप्टिस्टे लेमार्क, जीन बैप्टिस्टे लेमार्क। अब ये जो जीन बैप्टिस्टे लेमार्क थे, इन्होंने जो है एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम था फिलोसफी जूलॉजिक, फिलोसफी जूलॉजिक, ठीक है, ये इनकी बुक का नाम है। और ये इन्होंने बुक लिखी कब है? ये बुक इन्होंने लिखी है अप्रोक्सीमेटली 1809 में, 1809 में। तो ये आपके जो डार्विन साहब है, उन्होंने 1859 में थोड़ा थोड़ा बताया था थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो उससे तो बहुत पहले इन्होंने ये बुक लिख दी, ठीक है, और इसमें उन्होंने बता भी दिया इवोल्यूशन ऑफ लाइफ सबसे पहले, ठीक है। तो एक जो फर्स्ट जनरल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ है वो लेमार्क साहब ने दिया था। और ये जाने किस चीज से जाते हैं, कोई अगर इनका हम देखें तो दैट इज थ्योरी ऑफ inheritance of acquired character, inheritance of acquired character। अब इसका मतलब क्या है? इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए हमने अपनी लाइफ में थ्योरी, ये लेमार्क साहब ने कहा था कि हमने अपनी लाइफ में जो भी चीज को एक्वायर कर लिया है वो आगे इनहेरिट हो जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि स्नेक्स की बात कर लेते हैं, स्नेक्स जो है वो बरोज में रहते हैं, और स्नेक्स के बहुत पहले जो है, काफ़ी इवोल्यूशन जब नहीं हुआ उसके पहले, जो रेप्टाइल्स थे उनमें हाथ-पाँव हुआ करते थे, उनमें लिम्ब्स हुआ करते थे। लेकिन क्योंकि वो बरोज़ में रहते थे, तो उनको उन लिम्ब्स की ज़रूरत नहीं थी। वो जो लिम्ब्स थे वो उनके लिए हिंडर ही करते थे, उनको बरोज़ में प्रॉपर्ली वो एंटर जल्दी-जल्दी नहीं मूव कर पाते थे। इसलिए धीरे-धीरे क्या हुआ, थ्रू आउट इवोल्यूशन उनके जो लिम्ब्स हैं वो खत्म हो गए, ठीक है? लॉस ऑफ लिम्ब हुआ। तो यहीं पे जो आपके लेमार्क साहब हैं, उन्होंने एक दिया था यूज़ एंड डिसयूज़ थ्योरी, ठीक है? तो यानी कि जिस चीज़ का आप जितना ज़्यादा यूज़ करते जाओगे, वो उतना ज़्यादा ग्रो करती जाएगी, और जिस चीज़ का आप यूज़ करना बंद कर दोगे, वो चीज़ एमिट हो जाएगी आपकी लाइफ़ से, आपकी बॉडी से, ठीक है? और जो भी चीज़ आप यूज़ करो या अपनी लाइफ़ में जो भी चीज़ आप एक्वायर कर रहे हो, वो आपकी फ्यूचर जनरेशन में प्रोसीड ऑन होगी। तो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर में उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल लिया था जिराफ का, ठीक है? उन्होंने बोला था कि आजकल आपको जो जिराफ दिखता है वो देखो उनकी गर्दन कितनी लंबी होती है। तो पहले जो जिराफ हुआ करते थे उनकी गर्दन बहुत छोटी हुआ करती थी। लेकिन जिस जगह पे वो रहते थे, उस जगह पे धीरे-धीरे जो है घास-वास सब खत्म हो गया। तो अब उनको स्ट्रेच करना पड़ा, पेड़ों से पत्तियाँ तोड़ने के लिए उनको अपना गर्दन स्ट्रेच करना पड़ा, और ये जो स्ट्रेच गर्दन हुई है, ये उनकी फ्यूचर जनरेशन में इनहेरिट हो गई, यानी चली गई। उनके जो बच्चे हुए उनमें वो चली गई। तो यानी कि जितना मदर-फादर ने जितना भी मेहनत किया है वो अपने गर्दन को बड़ा करने में, बच्चों में वो चली गई, फिर बच्चों ने वो मेहनत की तो और थोड़ा-थोड़ा बड़ा होता रहा। धीरे-धीरे जो है हमको इस इतना लॉन्ग नेक जिराफ हमको दिखता है। ठीक है? तो ये इनका मानना था, ये इनकी थ्योरी थी कि यानी कि जितने भी हम कैरेक्टर्स इस लाइफ में एक्वायर करते हैं, वो आपके फ्यूचर जनरेशंस में प्रोसीड ऑन होती हैं। ठीक है? तो ये लेमार्क साहब हैं, इन्होंने सबसे पहले इवोल्यूशन ऑफ लाइफ दिया है, और बहुत सारी थ्योरीज़ भी दी हैं, जैसे इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, यूज़ एंड डिसयूज़ थ्योरी, और क्रिटिसाइज़ करने वाले भी इनको बहुत हैं। ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा जीन बैप्टिस्टे लेमार्क, दैट इज़ डी। क्वेश्चन नंबर 6, द म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन वाज़ एनंसिएटेड बाय। जो म्यूटेशन थ्योरी है वो किसने दिया? तो अगर कभी भी पूछे म्यूटेशन थ्योरी, एकदम क्लियरली आपको आंसर आ जाना चाहिए, ह्यूगो डी व्रीज। ठीक है? ये जो ह्यूगो डी व्रीज है, बेसिकली हम समझे म्यूटेशन क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, जस्ट मैं एक लाइन बना के इसमें लिख रही हूँ, मान लीजिए इस तरीके से ए बी सी डी, ये 4 जीन्स हैं, ठीक है? ये 4 जीन्स हैं, और किसी वजह से क्या हुआ, ये 4 जीन्स में ये जो 3 है ए बी सी, ये 3 जीन मिलके, मान लीजिए ये 3 जीन मिलके कोई एक पर्टिकुलर प्रोटीन बना रहे हैं, ठीक है? कोई एक पर्टिकुलर प्रोटीन बना रहे हैं, और ये जो प्रोटीन है, मान लीजिए उसका यूज़ हो रहा है प्लाज़्मा मेम्ब्रेन बनाने में, या मान लीजिए उसका यूज़ हो रहा है कोई भी चीज़ बनाने में, ठीक है? अब इसमें से क्या किया, बी म्यूटेट हो गया, ठीक है? बी म्यूटेट हो गया, या मान लीजिए यहाँ से गायब ही हो गया, ठीक है? अब बी गायब हो गया, तो अब ए से अकेले
तीन बन के ही एक प्रोटीन बनता है। तो क्या बन गया ACD। अब ये जो ACD है डेफिनेटली ये वाले प्रोटीन तो नहीं बनाएंगे, ठीक है, ये कोई दूसरे ही टाइप का प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। ये प्रोटीन मान लीजिए ये X है तो ये प्रोटीन Y बनाएगा, ठीक है। तो दूसरे टाइप का प्रोटीन यानी कि जो चीज ओरिजिनल थी वो खत्म हो गई। तो यही है म्यूटेशन थ्योरी। इसी तरीके से म्यूटेशन, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, पहले X नाम की प्रोटीन थी, अब Y नाम की प्रोटीन। तो बेसिकली क्या हो रहा है, वेरिएशंस हो रहे हैं। तो म्यूटेशन जो है वो वेरिएशन भी लेके आता है। और म्यूटेशन क्या है, वो रॉ मटेरियल है इवोल्यूशन का, ठीक है, रॉ मटेरियल ऑफ इवोल्यूशन। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि इवोल्यूशन के लिए रॉ मटेरियल क्या है, तो रॉ मटेरियल आपका म्यूटेशन। जैसे मान लीजिए मुझे शर्ट बनाना है, तो शर्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या है, कॉटन। मुझे कॉटन की शर्ट बनाना है तो कॉटन मेरा रॉ मटेरियल होगा, ठीक है, जिसका यूज करते हुए और भी डिफरेंट चीजों का यूज करते हुए मैं एक शर्ट का निर्माण करूंगी, ठीक है। तो ये रॉ मटेरियल क्या है आपका इवोल्यूशन का, दैट इज म्यूटेशन। म्यूटेशन थ्योरी किसने दी है, वो दी है ह्यूगो डी व्रीज ने, ठीक है। बाकी यहाँ पे हक्सले आपको बता दिया, न्यू टेक्सोनमी दिया इन्होंने, न्यू सिस्टमैटिक्स का टर्म भी दिया इन्होंने। डार्विन जो है उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन दिया है, ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज दिया है। लेमार्क जो है उन्होंने इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर या यूज एंड डिसयूज थ्योरी दी है। तो म्यूटेशन देने वाले एक ही है, ह्यूगो डी व्रीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब ये जो अभी तक हमने पढ़ा उसका एक कंबाइंड क्वेश्चन है कि आईएएस में आया हुआ है प्री में कि मैच लिस्ट 1 एंड 2 सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो, ठीक है, नीचे आपको कोड्स है उसको आपको सेलेक्ट करना है। तो अभी तक जो आपने पढ़ा वो पहले मिला लेते हैं। थ्योरी ऑफ म्यूटेशन, तो थ्योरी ऑफ म्यूटेशन तो दिया है डी व्रीज ने, अभी जस्ट हमने पढ़ा। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया है हमारा डार्विन ने, ठीक है। तो ए का 4 और बी का 3, तो बी का 3, ये दो ऑप्शंस में, ठीक है। अब उसके अगला चलते हैं, नेक्स्ट लिखा है वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। अब ये वन जीन वन एंजाइम का मतलब क्या है, सिंपल सी चीज कि हर एक जीन जो है वो किसी एक सिंगल एंजाइम की सिंथेसिस या उसकी एक्टिविटी के लिए एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, ठीक है। यानी कि एक जीन जो है वो एक एंजाइम को ही कंट्रोल कर पाता है। ये हाइपोथेसिस दी है, ये हाइपोथेसिस दी है बीडल एंड टैटम ने, ठीक है। अब ये हाइपोथेसिस उन्होंने किसी चीज में किया होगा, ये एक्सपेरिमेंट किसी चीज में किया होगा जिसका नाम है न्यूरोस्पोरा क्रेसा, ठीक है। न्यूरोस्पोरा क्रेसा या न्यूरोस्पोरा क्रेसा क्या है, ये ब्रेड मोल्ड है। जो ब्रेड होता है उसके ऊपर आप एक देखते हो एक तरीके का फंगस लगता है, ठीक है। तो मतलब सारे फंगस न्यूरोस्पोरा नहीं है, और भी डिफरेंट टाइप के फंगस है, बट एक रेड ब्रेड मोल्ड कहा जाता है न्यूरोस्पोरा क्रेसा को, ठीक है। तो इसी के ऊपर उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, ये हाइपोथेसिस दी थी वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, और ये दिया था बीडल एंड टैटम ने। और जो लास्ट है ओपेरॉन कंसेप्ट, ओपेरॉन कंसेप्ट दिया है जेकॉब एंड मोनॉड ने, ठीक है। ओपेरॉन कंसेप्ट क्या है, जैसे नॉर्मली हम जैसे यूकैरियोट्स में तो हम क्या कहते हैं कि एक जीन एक एंजाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ना उसमें जो है कई सारी जीन एक साथ रहती है, यानी कि क्लस्टर ऑफ जीन्स। यहाँ पे एक जीन मान लीजिए ये ए है, दूसरी जीन यहाँ बी है, तीसरी जीन यहाँ सी है, चौथी जीन यहाँ ए डी है। तो यानी कि क्लस्टर ऑफ जीन्स का अगर ऑर्गेनिज्म के किसी जगह पे एक साथ कोई जीन बनी हुई लगी हुई है और ये सारी की सारी जीन मिलके एक कोई प्रोटीन बना रही है, ठीक है, तो हम इसको कहेंगे ओपेरॉन कंसेप्ट। और ये जो ओपेरॉन कंसेप्ट है ये ह्यूमंस में नहीं होता है, ये सिर्फ बैक्टीरिया और वायरसेस में होता है, बैक्टीरिया एंड वायरसेस में होता है, ठीक है। जेकॉब एंड मोनॉड ने दिया है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया डी का 2, ओके, दिस वन। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर बी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन फैक्टर ऑफ इवोल्यूशन। तो मैंने आपको बताया था रॉ मटेरियल ऑफ इवोल्यूशन, तो रॉ मटेरियल तो आपका म्यूटेशन है, ठीक है, लेकिन मेन फैक्टर नहीं है। मेन फैक्टर आपका फैक्टर होता है जो इवोल्यूशन जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, या फिर जो मेन फैक्टर है बेसिकली जो एक बेस है दैट इज नेचुरल सिलेक्शन। अब मैंने आपको बताया था कि कोई भी मान लीजिए कोई एक जगह है जहाँ पे नेचर ने इस पर्टिकुलर चीज को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब ये जो पर्टिकुलर चीज को सेलेक्ट किया, क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि ये एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग था। एनवायरनमेंट आगे जैसे जैसे प्रोसीड करती जा रही है ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म वैसे वैसे अपने अंदर अडेप्टेशन भी लेके आता जा रहा है। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये अडेप्टेशन लेके आते आते ये जो ऑर्गेनिज्म था ये अब डिफरेंट ही ऑर्गेनिज्म बन रहा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एक तरीके का कोई मान लीजिए कोई बीटल है, ठीक है, वो बीटल जो है वो ग्रीन कलर की है,
ठीक है, वो बीटल किस कलर की? ग्रीन कलर की। लेकिन उसके अगल-बगल जितने भी बीटल थे, वो रेड कलर के थे और वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे थे। यानी कि बेसिकली क्या मतलब हुआ इसका कि जो रेड कलर वाले बीटल थे, ये सारे बीटल को नेचर सेलेक्ट कर रही है। तो ये ग्रीन कलर के बीटल ने क्या किया? अपने अंदर म्यूटेशन किया, ठीक है? और म्यूटेशन करके ये कन्वर्ट हो गई रेड कलर के बीटल में। अब नेचर ने इसको भी सेलेक्ट कर लिया, ठीक है? तो यानी कि यहाँ पे क्या हुआ? इस पर्टिकुलर अगर मैं ऑर्गेनिज़्म की बात करूँ, तो इसका इवोल्यूशन हुआ है। तो इसके इवोल्यूशन के लिए किस लिए इसने इवोल्यूशन किया? नेचर के द्वारा सेलेक्ट होने के लिए ये इवोल्यूशन हुआ है। तो इसलिए आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। ठीक है, तो मेन फैक्टर ऑफ इवोल्यूशन इज नेचुरल सिलेक्शन, लेकिन रॉ मटेरियल ऑफ इवोल्यूशन इज म्यूटेशन। ओके, question number 9, in the context of organic evolution the loss of limbs in snake is explained by the phenomena of, तो explain पहले किसने किया वो तो जाने, that is लेमार्क। ठीक है, और उसके बाद ये जो इसमें 4 लिखा है, यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स, एडेप्टेशंस टू लिविंग इन बैरोज़, नेचुरल सिलेक्शन एंड इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। इन चारों का मतलब होता है, यूज़ एंड डिसयूज़ का मतलब होता है कि जो हम जो भी अपने लाइफ में यूज़ करते हैं वो प्रोसीड ऑन होता रहता है इन द नेक्स्ट जनरेशन, और जो चीज़ हम यूज़ नहीं कर रहे हैं वो धीरे-धीरे वो चला जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है? उसके बाद सेकंड है अडैप्टेशन टू लिविंग इन बरोज़, वो लिविंग बरोज़ में रहने के लिए उन्होंने अपने आप को अडैप्ट कर लिया, लेकिन इसकी वजह से लिम्ब्स का लॉस नहीं हुआ। अडैप्टेशन कर लिया तो नेचर ने सेलेक्ट कर लिया इनको, लेकिन लिम्ब्स लॉस नहीं हुई। लिम्ब्स लॉस क्यों हुई है? क्योंकि हमने उसको उसको यूज़ ही नहीं किया, बिल्कुल यूज़ ही करना बंद कर दिया। स्नेक्स ने अपने लिम्ब्स को यूज़ ही करना बंद कर दिया, तो उसका डिसयूज़ हो गया, इसलिए उसका लॉस ऑफ स्नेक्स में ये हो गया। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा। लास्ट क्वेश्चन है, अबाउट whom is said India's large wild cat has recently become extinct। तो अप्रोक्सीमेटली 1947 में, जब प्री इंडिपेंडेंस टाइम चल रहा था, उस टाइम पे 1947 के अराउंड हमने सबसे पहले एक वाइल्ड कैट देखा था। वाइल्ड जो इंडियाज लार्ज वाइल्ड कैट ना, दैट इज लेपर्ड, सॉरी दैट इज चीता। ठीक है, दैट इज नॉट लेपर्ड, दैट इज चीता। लेपर्ड क्यों मेरे दिमाग में आया? क्योंकि चीता को आप हंटिंग लेपर्ड भी कहते हो, हंटिंग लेपर्ड, बट वो अलग चीज है, लेपर्ड अलग है, ये चीता अलग है। ठीक है, तो इंडियाज लार्ज वाइल्ड कैट हैज रिसेंटली बिकम एक्सटिंक्ट, तो वो आपका आंसर हो जाएगा चीता। अब यहाँ पे जो चीता है उसको हम हंटिंग लेपर्ड कहते हैं, और इंडिया में 1947 में हमने लास्ट टाइम देखा था चीता को, और उसके बाद धीरे धीरे जो है 1952 तक आते आते जब हमें चीता बिल्कुल दिखे ही नहीं, तो हमने मान लिया कि इंडिया में चीता जो है वो एक्सटिंक्ट हो गया है। ठीक है, जो एक्सटिंक्ट कैटेगरी में आपका आता है चीता। ठीक है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 70 ईयर्स के बाद हमको धीरे धीरे, यानी कि अप्रोक्सीमेटली वर्ल्ड में जो है कहीं 3 फीमेल्स और 2 मेल्स रह गए थे चीता के, तो उनकी वजह से आज जो जनरेशन आपको इतनी सारी जनरेशन दिख रही है आफ्टर 70 ईयर्स, वो इनके वजह से ही हुई है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड में इनका कंजर्वेशन स्टार्ट कर दिया गया है, जिसकी वजह से ये अब एक्सटिंक्ट, बाकी अदर्स नेशनल्स में ये अभी भी पाई जाती है। तो लेकिन इंडिया में एक्सटिंक्ट है, 1952 में इसको एक्सटिंक्ट माना जा चुका है। ठीक है, अब एक्सटिंक्ट क्यों हुए हैं ये? क्यों चीता का एक्सटिंक्शन क्यों हुआ है? ड्यू टू डिजर्टिफिकेशन, ड्यू टू डिजर्टिफिकेशन। अभी डिजर्टिफिकेशन क्या होता है? मान लीजिए अच्छी खासी जमीन है जिसमें फॉरेस्ट, बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके के फॉरेस्ट हैं, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन अचानक से जो है हमको वो जमीन चाहिए, तो हमने पूरे के पूरे पेड़ कटवा दिए। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या किया, बहुत ही अच्छी खासी जमीन को हमने बैरन लैंड में कन्वर्ट कर दिया, और धीरे धीरे जब उन मिट्टियों की पकड़ खत्म छूटेगी, उन पेड़ों से छूटेगी, तो धीरे धीरे वो मिट्टी जो है एकदम लाइट हो जाएंगे, और धीरे धीरे वो डेजर्ट सॉइल में कन्वर्ट होने लगेंगे। तो यहाँ पे दिस लीड्स टू डिजर्टिफिकेशन, लीड्स टू धीरे धीरे वो राजस्थान जैसा जगह। ठीक है, तो ऐसी जगह जब हो गई, तो वहां पे चीता को अपना क्या हुआ, जो नेचुरल हैबिटेट है वो उसको नहीं मिल पाया, और नेचुरल हैबिटेट नहीं मिल पाया, तो धीरे धीरे वो एक्सटिंक्ट हो गया है। ठीक है, इनकी हंटिंग भी बहुत होती थी, इस वजह से भी ये एक्सटिंक्शन में चले गए हैं। ठीक है, अच्छा ये लास्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग, ये यूपीएससी 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है कि इनमें से कंसीडर करिए और देखिए कौन सा इंडिया में पाया जाता है। तो पहला है इसमें ऑप्शन ब्लैक नेक्ड क्रेन, दूसरा है चीता, और तीसरा है फ्लाइंग स्क्विरल, और चौथा है स्नो लेपर्ड। तो ऊपर वाला जो क्वेश्चन हमने 10th क्वेश्चन किया था, उससे आपको आंसर मिल गया होगा कि चीता में तो ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो ही चुका है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, 2 नहीं है इसमें। ठीक है, 2 नहीं है, तो यहाँ पे 2 2 2 ये गलत हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा बी। अब यहाँ पे जो ब्लैक नेक्ड क्रेन,
फ्लाइंग स्क्विरल, स्नो लेपर्ड कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ब्लैक नेक्ड क्रेन जो है वो आपका लगभग ट्रांस हिमालय में, ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है? ट्रांस हिमालय में, ट्रांस हिमालय में पाया जाता है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा बहुत ठंडी आने लगती है तो ये ट्रांस हिमालय से ये माइग्रेट कर जाता है, ये माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं, ये माइग्रेट कर जाती हैं इंडियन हिमालयाज़ की तरफ, और इंडियन हिमालयाज़ में वार्मर रीजन होता है, तो वहाँ जाके माइग्रेट कर जाएँगे। दोबारा से जब उनके अकॉर्डिंग टेम्परेचर होगा तो वापस से रिटर्न हो जाएँगे। दैट इज़ टर्म्ड एज़ माइग्रेशन, ठीक है? तो आईयूसीएन ने ब्लैक नेक्ड क्रेन को नियर थ्रेटेंड की लिस्ट में डाला है। थ्रेटेंड नियर थ्रेटेंड की लिस्ट में अकॉर्डिंग टू आईयूसीएन, ठीक है? हमारे इंडिया में तो चीता को एक्सटिंक्ट ही मान लिया गया है। फ्लाइंग स्क्विरल, फ्लाइंग स्क्विरल जो है वो आपका पाया जाता है वेस्टर्न घाट में, ठीक है? वेस्टर्न घाट में, नॉर्थ ईस्ट में, और उसके साथ-साथ इंडियन फॉरेस्ट और भी जितने हैं उन सब जगहों पे फ्लाइंग स्क्विरल पाए जाते हैं। और फ्लाइंग स्क्विरल का ये होम है, ये लीस्ट कंसर्न में इनका, ये लीस्ट कंसर्न कि इसमें बहुत दिक्कत नहीं है, ये भी हैं दुनिया में काफ़ी हैं। तो ये लीस्ट कंसर्न में माना गया है किसके अकॉर्डिंग? आईयूसीएन के अकॉर्डिंग। लास्ट है स्नो लेपर्ड, ये बहुत तेज़ी से कम हो रहे हैं, तो इसलिए जो स्नो लेपर्ड है उनको हम वल्नरेबल की लिस्ट में बोलते हैं, ठीक है? वल्नरेबल की लिस्ट में, वल्नरेबल अकॉर्डिंग टू आईयूसीएन, उनके अकॉर्डिंग ये वल्नरेबल है। स्नो लेपर्ड पे 2009 में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड। और ये जो प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड है ना, ये ऑपरेशन जो है चालू है, स्टार्ट है ये 5 हिमालयन स्टेट्स में। कौन कौन से हिमालयन स्टेट्स हैं? एक है जम्मू एंड कश्मीर है, दूसरा है हिमाचल, ओके, तीसरा है आपका उत्तराखंड, चौथा है सिक्किम, और लास्ट है अरुणाचल प्रदेश। इन 5 जगहों पे ये प्रोजेक्ट जो है फिलहाल ये स्टार्ट है, ऑपरेशन स्टार्ट है, और इसको वल्नरेबल की लिस्ट में लाया गया है, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, जो कि हमारे इंडिया में पाया जाता है। तो 2009 में ये स्टार्ट हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो है करेक्ट आंसर। 1, 3, 4 ब्लैक नेक क्रेन, फ्लाइंग स्क्विरल एंड स्नो लेपर्ड। सो विद दिस, थैंक यू।